Hello students, now I am going to start current electricity. Today I will talk about the 10 topics: charge, current electricity, electric potential and potential difference, Ohm's law, resistance, resistivity, combination of resistance and circuit and its symbol. Okay, let's start. The first topic, charge. Charge is, actually there is no specific definition of charge, but charge it is an intrinsic property. Intrinsic means inseparable, means not separable. Inseparable means not separable. Intrinsic property of any matter. Of any matter having mass. Any matter having mass. Having mass. Okay. Then charge is the intrinsic. Intrinsic means not separable. सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं उसको. तो वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं. ठीक है. चार्ज मीन्स जनरली इट इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज as for example proton, sodium plus ion, okay, in the form of ion. And negative charge as for example electron, okay, and chlorine minus means ions, and some is the negative charge and positive charge. A body is positively charged. A body is positively charged when it loses electrons. Okay, and negatively charged if it gains. एक बात क्लियर है कि जब भी किसी बॉडी पे चाहे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करे या नेगेटिव चार्ज डेवलप करे, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो इलेक्ट्रॉन होगा. इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इलेक्ट्रॉन अगर कोई बॉडी गेन करता है तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम जो है, अगर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को आप निकाल देंगे तो ये प्लस चार्ज हो जाएगा, और उसी को क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो यह क्लोरीन माइनस हो जाएगा. ये ध्यान देना है. तो अगर सोडियम, अगर इसको हम बोलेंगे तो दिस वन इज कॉल्ड केटायन, एक इसको बोलेंगे अनायन. एक ऐसा एटम जो चार्ज एटम हो उसे आयन कहते हैं, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे केटायन कहेंगे, और जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसको एनायन कहेंगे. ठीक है. तो ये नाम कैसे पड़ा? दिस इज द एनोड लवर और दिस इज द कैथोड लवर. एनोड लवर को एनायन कहेंगे और कैथोड लवर को क्या कहेंगे? केटायन कहेंगे. तो ये बात आ गया कि पॉजिटिव बॉडी कैसे होता है और नेगेटिव बॉडी कैसे होता है. लेकिन बात आती है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का. इलेक्ट्रॉन जो है ये, इसका पर जो चार्ज की हम बात करते हैं, ये मिनिमम चार्ज होता है 1.6 10 to the power -19 कूलम. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट चार्ज है. दिस इज द इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट चार्ज. इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट चार्ज. ओके, इससे छोटा चार्ज इंडिपेंडेंट नहीं है. कुछ लोग क्वार्क का एग्जांपल देते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है. यहां हम बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट स्मॉल चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रॉन पे है, उसका वैल्यू Q इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पे बोलेंगे और नहीं तो प्रोटॉन पे बोलेंगे. तो प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो प्लस में लेंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा और इसका वैल्यू प्लस में लेंगे. बस इतना है. आई कूलम. एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, उसको हम लोग बोलते हैं कूलम. स्मॉल से लिखेंगे और सिंबल कैपिटल से. ठीक है. एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. स्पेलिंग स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, सिंबल क्या देंगे? कैपिटल से देंगे. ठीक है. सीजीएस यूनिट भी होता है इसका. सीजीएस यूनिट में इसको हम लोग बोलते हैं ईएसयू ऑफ चार्ज, ईएसयू ऑफ
charge means electrostat unit of charge. एक रिलेशन भी होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU ऑफ चार्ज. अगर स्मॉलेस्ट यूनिट कोई पूछता है चार्ज का तो इस ESU बोलेंगे. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU. एक बात ध्यान रखिएगा, ये रेस्ट में रहेगा तब इसका इस्तेमाल करेंगे. मतलब चार्ज को हम दो तरीका से स्टडी करते हैं. आइदर अगर वो मोशन में है तो चैप्टर हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो रेस्ट में रहेगा तब उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे. ठीक है, लेकिन अभी उसका हम जिक्र नहीं करेंगे, वो 12th क्लास का टॉपिक है, उसको वहां चलेंगे. चार्ज निकालने में एक फॉर्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं Q इक्वल टू NE. फॉर्मूला है ये जिससे हम लोग निकालते हैं कि किसी बॉडी पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप करेगा या क्या होगा. Q मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज. फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NE मीन्स Q इक्वल टू NE, जहां नंबर ऑफ फंडामेंटल चार्ज और E क्या है, फंडामेंटल चार्ज है. फंडामेंटल चार्ज मतलब चार्ज और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी कर लो, यानी प्लस माइनस अगर लेना होगा तो ले लेंगे. 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. एक क्वेश्चन इस पर जनरली बनता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स in 1 coulomb of charge. Suppose that Q equal to NE. Okay, then value of Q is 1 coulomb as given. 1 coulomb is given. Then 1 coulomb N and the fundamental is 1.6 10 to the power minus 19. It is also in coulomb. Coulomb cancel. Then N equal to 1 by 0.6 into 10 to the power minus 19. Approximate it is equal to 10 to the power 80. This is electrons. The question is how many electrons? Electrons कितना है? तो एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा. ठीक है, चार्ज एक ऐसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही जानते हैं या प्रोटॉन को ही जानते हैं. इससे छोटा चार्ज इंडिपेंडेंट पॉसिबल नहीं है अभी तक. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसका एसएन क्या होता है, कूलम. सीजीएस क्या होता है, तो ESU. दोनों का रिलेशन समझा दिए. तो चार्ज का हम इतना बात को आपको याद रखना होगा कि यह स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, सेकेंड टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी. द सेकेंड टॉपिक इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड चार्ज इन मोशन. देन चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. In this chapter, we generally study about the force, electric field, potential, electric potential, and flux, electric flux. But this is not in our syllabus of class 10. This is syllabus of class 12, and that's why we focus on charge in motion, current electricity. Current electricity is given by Q, and the average rate of flow of charge is called current. The rate of flow of charge is called current electricity. Simple definition. The rate of flow of charge is called current electricity. SI unit is ampere. Written in a small letter but symbol in capital letter. SI unit. Okay. Then CGS unit is also, but it is not used. And this is the milliampere.
मिली एम्पियर, दिस इज द मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। माइक्रो एम्पियर, म्यू ए, दिस इज द माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर means if you convert 1 milliampere equal to 10 to the power minus 3 ampere, 1 microampere is equal to 10 to the power minus 6 ampere. You must remember it. Current electricity is measured by a device. Current electricity is measured by a device, measured by a device called ammeter, called ammeter. Ammeter is a device which measures the current electricity. It is connected in series. It is connected in series, and the value of resistance is very low. Value of resistance, value of resistance of ammeter is very low. बहुत कम होता है, रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा। सीरीज में लगाएंगे एक ऐसा डिवाइस जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। एक और डिवाइस है, इसका नाम है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज आल्सो डिवाइस व्हिच मेजर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अ डिवाइस व्हिच measures the direction of current, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन को मेजरमेंट करता है। इसमें क्या होगा, इसमें जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, अमीटर इज डिनोट बाय कैपिटल ए और इसको डिनोट करेंगे कैपिटल जी से। एक और बात है, लिस्ट काउंट। अगर हम कोई डिवाइस यूज करते हैं, कोई भी डिवाइस हो, तो उसका जो मिनिमम से मिनिमम रीडिंग हो, जितना वैल्यू का हम रीडिंग ले सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मिनिमम वैल्यू। सपोज दैट एक डिवाइस ले रहे हैं, अमीटर। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी सब समझ में आ जाएगा। तो एक हम डिवाइस ले रहे हैं, सपोज मानिए कि 0 पे है, 1 2 3 4 5 वैल्यू, 5 वैल्यू पर 1 है, 1 2 3 4, 5वां वैल्यू पे 2 है, 1 2 3 4 5, 5वां वैल्यू पे फिर 3 है, 1 2 3 4, 5वां वैल्यू पर फिर 4 है, 1 2 3 4 5वां। ये दिस इज अमीटर, ये अमीटर है और ये नीडल लगा हुआ है ऐसे, ये नीडल रहता है, इस पे लगा हुआ, यहाँ 0 लिखा रहेगा। दिस इज द 0 पॉइंट। सपोज दिस इज द 0 पॉइंट, 0 पॉइंट। ये नीडल लगा रहेगा ऐसे, नीडल लगा रहेगा ये। ठीक, अब नीडल लगा हुआ है तो आप यहां देख रहे हैं कि ये सारा वैल्यू एम्पियर में है, मतलब 5 डिवीजन इज इक्वल टू, अगर हम बात करेंगे कि 5 डिवीजन इज इक्वल टू कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। तो 1 डिवीजन में कितना वैल्यू, तो 1/5 एम्पियर। दिस इज द लिस्ट काउंट। इसको कैसे नहीं, ये बोलेंगे हम लिस्ट काउंट बोलेंगे इसको, लिस्ट काउंट। तो एक डिवीजन का वैल्यू कितना, मतलब मिनिमम से मिनिमम ये अमीटर जो है कितना रीडिंग दे सकता है, तो इतना। अगर वोल्टमीटर रहेगा तो 5 डिवीजन में जितना वोल्ट रहेगा, अगर मान लीजिए किसी का क्वेश्चन आ गया कि 5 डिवीजन या 10 डिवीजन ले लिए, उसमें 2 वोल्ट का वैल्यू है, तो एक डिवीजन में कितना वैल्यू होगा, तो 2/5 वोल्ट, जो वैल्यू यानी कि 0.4 वोल्ट, मतलब इसका जो लिस्ट काउंट आएगा 0.4 आएगा, इसका जो लिस्ट काउंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.2 एम्पियर आ जाएगा। तो अलग अलग डिवाइस, जैसे स्केल भी आप लेते हैं, तो स्केल में क्या होता है, स्केल में आप एक जगह पे 0 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां डिवीजन को आप 1 करते हैं, मतलब 10 डिवीजन इक्वल टू आप 1 सेंटीमीटर करते हैं। ठीक है, तो एक डिवीजन में कितना वैल्यू आया, तो 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो एक डिवीजन का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं। एक डिवीजन, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक डिवीजन का वैल्यू या मिनिमम से मिनिमम रीडिंग कितना ले सकता है, उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है,
तो सिंपली अभी हम लोग पढ़े कि करंट को हम लोग कहते हैं Q बाई टी, सिंपली, ओके। एंड एवरेज टाइम तो हम टाइम बोल भी नहीं सकते हैं, हम जब भी बात करेंगे तो हम टाइम पीरियड का बात करते हैं, तो यहाँ तो हम टाइम ले लिए हैं, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन के लिए टाइम ले लिए है, लेकिन Q बाई टी कह सकते हैं। इसको एक और भी यूनिट बोल सकते हैं, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। अब कोई पूछ देगा कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है, तो उसका डिफिनेशन तो अलग है, लेकिन हम यहाँ सिंपली बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाता है तो उसको हम 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। किसी का भी डिफिनेशन बताना हो तो सिंपल तरीका है कि 1 कूलम बाई किसी का यूनिट कर दीजिए, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास कर जाता है किसी कंडक्टर से, तो उस करंट को हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर करंट, ठीक है। बहुत हेडेक नहीं लेना है, एकदम सिंपल डिफिनेशन है। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड केवल होगा, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, इसका केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो करंट के बारे में हम लोग पूरी तरह से अवगत हो गए कि यह स्केलर क्वांटिटी है, इसको एम्पियर से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। मेजर करने वाला डिवाइस अमीटर है, अमीटर को मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर जो है वो डायरेक्शन बताता है। ऐसे हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हायर क्लास का टॉपिक है। बस इतना समझेंगे कि गैल्वेनोमीटर फॉर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट और just give sign to flow the minimum current through the circuit, okay. Then this is the topic of charge and the topic of current electricity. Next is the electric potential. Next topic is electric potential and potential difference. तो सबसे पहले फॉर्मूला जानना होगा। वर्क डन इक्वल टू हम लोग बोलते हैं, वर्क डन इक्वल टू amount of charge into potential difference, सिंपली इसको बहुत लोग इस तरह से लिख देते हैं क्यू भी, W इक्वल टू क्यू भी, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे डेल्टा भी होना चाहिए। डेल्टा भी इंडिकेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, है ना, ये बड़ा वाला डिफरेंस है, मतलब डेल्टा भी कोई भी समझेगा तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना हो और इसका पोटेंशियल, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा भी। मान लीजिए कि ए और बी है, तो VA माइनस VB जो होगा यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसी को हम डेल्टा भी कह रहे हैं। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वह वर्क डन होगा Q इंटू डेल्टा। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसका प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, केवल याद कर लीजिए कि W इक्वल टू क्या, Q भी, यानी Q डेल्टा भी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्यों बता रहे हैं, बताने का ये मकसद है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ये भी एक वर्क डन है। कैसे, अब हम W इक्वल टू हम लिख रहे हैं Q भी, और V को लिखेंगे W बाई Q, और Q को अगर हम कर दे 1 तब V को क्या कह देंगे, W, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन। अब तो वर्क डन बोल दिए, लेकिन अब बताना होगा कि वर्क डन तो है, लेकिन कैसा वर्क डन, तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा वर्क डन, अब सोचना पड़ेगा कि वर्क डन हो तो कैसा वर्क डन। तो मान लिया जाए कि कोई, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज, दिस इज कॉल्ड, कैपिटल क्यू लिखते हैं इसको, कैपिटल क्यू, सोर्स चार्ज, इसको हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज, ठीक है। चाहे स्मॉल क्यू ही कहे, क्यू स्मॉल लिए तो स्मॉल ही लेते हैं, सोर्स चार्ज। अभी सोर्स चार्ज को, है ना, उसके पहले एक चीज समझाना चाह रहे हैं हम कि अगर कोई दो चार्ज अगर आप ले रहे हैं, ठीक, तो अगर प्लस और प्लस है तो लाइक चार्ज रिपेल करता है, जानते हैं आप लोग, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, वेरी गुड। लेकिन रिपेल या अट्रैक्ट तो फोर्स से करता होगा, तो उस फोर्स का वैल्यू क्या है, तो फोर्स का जो वैल्यू लिखते हैं हम लोग, उसको सिंपली आप इतना ही समझिए
कि K1 K2 बाई R, जैसे आप लोग पढ़ते थे ग्रेविटेशन में कि F इक्वल टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, जहां R जो है ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, Q1 और Q2 दो चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, और K क्या है, तो K एक कांस्टेंट मान लीजिए, इसको बोलते हैं पूरा नाम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं, और इसका वैल्यू होता है कितना, 9×9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, इसका वैल्यू है। तो जो भी दो चार्ज होगा उस दो चार्ज में चाहे अट्रैक्शन फोर्स होगा, अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन फोर्स, अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सन फोर्स, तो अगर सेम चार्ज होगा तो रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, कितना से करेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। दूसरा बात एक और समझाना है, ये तो हो गया फोर्स की बात, एक और समझाना है कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, हर चार्ज का भी एक फील्ड होता है पूरा बड़ा सा, है ना, इसको इन्फिनाइट तक करते हैं कि चार्ज का फील्ड जो है इन्फिनाइट तक होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ना नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं केवल कुछ समझाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसका भी फॉर्मूला है, इसका क्या फॉर्मूला है, तो के क्यू बाई आर, ये भी याद रखिएगा, के का वैल्यू वही जो ऊपर में है के क्यू बाई, और आर क्या है, तो कितना दूर है सोर्स चार्ज से, ये सोर्स चार्ज से कोई पॉइंट कितना दूर है, मान लीजिए कि सोर्स, ये जो आर देख रहे हैं ये सोर्स चार्ज है और आर पॉइंट कहां है, तो इतना दूर है, यहां से ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं आप, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आर। इस पॉइंट पे हम निकाले हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इस पॉइंट पे के क्यू बाई आर, जहां आर क्या है, सोर्स चार्ज से डिस्टेंस, सोर्स चार्ज से कितना डिस्टेंस है ये हमको बताता है। थोड़ा हम इरेज करके बता देते हैं कि इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और ये डिस्टेंस जो है यहां से आर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होगा के क्यू बाई आर होगा। आर क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज टू द पॉइंट, के क्या है, तो कांस्टेंट यहां लिखा हुआ है, और क्यू क्या है, इसका वैल्यू, ये जो चार्ज देख रहे हैं इस चार्ज का वैल्यू क्यू है, ठीक है। अब बाकी चीजें 12 में, लेकिन फिलहाल इतना समझिए। अब जैसे ही ये सोर्स चार्ज है और किसी अनंत से, इंफिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाइएगा, मान लीजिए कि यहां तक आप ले आए, सपोज दैट आप यहां इसको ब्रिंग करके यहां तक लाए, ठीक, लाइएगा तो ये रिपेल करेगा, क्योंकि प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज यहां तक ले आए हैं आप, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो आपको जबरदस्ती लाना होगा, तो वही जबरदस्ती लाने में, फोर्सली लाने में जो वर्कडन करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्कडन ही है, आप उसको फोर्सली ला रहे हैं, ये आना नहीं चाह रहा है लेकिन आप उसको फोर्सली ला रहे हैं, तो वर्कडन तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहां से जो पॉइंट है इसको हम आर कहते हैं, दिस इज द डिस्टेंस आर, ठीक है। और जो पोटेंशियल होता है उसका भी एक फॉर्मूला है के क्यू बाई आर, देखिए यहां पर छूट गया था, यहां आर स्क्वायर होगा, ठीक है, वहां आर स्क्वायर है और यहां आर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक रिलेशन भी होता है कि V इक्वल टू E इंटू डी, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, D फॉर डिस्टेंस, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और D फॉर डिस्टेंस। देखिए इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया ठीक, लेकिन समझना क्या है, ये समझना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म समझना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वर्कडन है जो किसी चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्कडन करना पड़ता है, उसी वर्कडन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो आपको तो एग्जाम में लिखना होगा, तो उसके लिए हमको डिफिनीशन भी बताना होगा, तो डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, लिखिए, देखिए, कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्कडन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्कडन, पहला तो एक लाइन ये याद रखना। देखिए डिफिनीशन याद करते समय रटने का टेंडेंसी मत रखिए, है ना,
समझने का टेंडेंसी रखिए तो आपको डिफिनेशन जो है याद नहीं करना पड़ेगा और इजीली याद हो जाएगा, ठीक है ना, याद नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी फॉर्मूला का बात किए, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड के Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला पढ़े के Q बाई आर, और हर जगह के का वैल्यू पढ़े 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, ठीक है। इतना ही अभी तक हम लोग जिक्र किए हैं फॉर्मूला का। एक और फॉर्मूला पढ़े Q इक्वल टू एन ई, जो आपका काम का है, और एक और काम का फॉर्मूला पढ़े हम लोग W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। अभी तक हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े I इक्वल टू Q बाई टाइम, Q बाई T। अभी तक हम इतना बात किए। तो कैसे समझना है डिफिनेशन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए वर्क डन। पहले तो एक लाइन बना लीजिए और एक ही केवल याद रखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए वर्क डन। कैसा वर्क डन? तो टू ब्रिंग a unit positive charge, a unit positive charge from infinity to a point, ठीक है, infinity to a point, अनंत से कहां तक, किसी पॉइंट तक लाने में, ठीक है। क्या लिखे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, ठीक है। इसको एक और लाइन, एक वर्ड और जोड़ सकते हैं, टू पॉइंट नियर सोर्स चार्ज। थोड़ा सा सावधानी बरतने के लिए सोर्स चार्ज, नहीं तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख देते हैं, नियर सोर्स चार्ज। इसके बाद थोड़ा सा पॉज दे दीजिए आप। अब हम देखिए कलर चेंज करके लिख रहे हैं ताकि हमको स्टेप बाय स्टेप याद करना है। उसके बाद क्या करते हैं? विदाउट असलरेशन। कोई लोग विदाउट असलरेशन बोलता है और कोई लोग इसको विद कांस्टेंट वेलोसिटी बोलता है, ध्यान रखिएगा। अब इसका भी एक कंसेप्ट है कि क्यों, लेकिन क्यों के पीछे अभी छोड़ दीजिए, अभी डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन, तो पहला पॉइंट वर्क डन याद करना है, दूसरा पॉइंट क्या करना है, इंफिनिटी टू ए पॉइंट याद रखना है, और तीसरा पॉइंट याद रखना है विदाउट असलरेशन। बस 3 वर्ड याद रखना है। वर्ड नंबर 1 वर्क डन, एक में आपको ये याद रखना है, दूसरा में इंफिनिटी टू ए पॉइंट याद रखना है, और तीसरा में याद रखना है कि विदाउट असलरेशन या कांस्टेंट स्पीड याद रखना है। बस हो गया, डिफिनेशन खत्म। तो दोहराइए मेरे साथ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट नियर द सोर्स चार्ज विदाउट असलरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब सिंपली कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन, इट इज नथिंग। एंड नाउ द सेकेंड टॉपिक इज, इन दिस टॉपिक सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये बड़ा सरदर्द होता है, लोग को लगता है कि समझ ही में नहीं आता है क्या है ये। अरे डिफरेंस के मतलब क्या होता है? घटाव। इन हिंदी क्या बोलते हैं? घटाव करना, माइनस करना, दो क्वांटिटी में तो डिफरेंस हो गया। तो अगर कोई बंदा इस पॉइंट पे लाया और कोई और लाया, ठीक, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, तो अगर हम कहते कि वर्क डन P, ठीक है, और वर्क डन Q, कौन ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली Q ज्यादा होगा, क्योंकि उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा काम करना पड़ेगा तब पोटेंशियल यहाँ क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट Q ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट P। वाई? तो ये एक बात तो ये भी है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ V क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R घटेगा तो पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब पोटेंशियल Q पर ज्यादा है, पोटेंशियल P पर कम है। जितना नजदीक जाइएगा सोर्स चार्ज के, उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा। जितना आप टीचर का बात मानिएगा, उतना ही आपका भी वैल्यू बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो सोर्स चार्ज के नजदीक में जितना जाइएगा, उतना ही पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। जितना सोर्स चार्ज के नजदीक जाइए, तो VQ माइनस VP, और इसके डिफरेंस को ही तो हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बस आप कुछ नहीं करना, VQ माइनस VP इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, कहानी खत्म।
क्या इसको रखना है, क्या कहिएगा इसको, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट, पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स नियर सोर्स चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड। नियर सोर्स चार्ज हम बता देते हैं इसीलिए कि कंफ्यूजन ना हो, लेकिन अगर हम बोल देंगे कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी काम चलेगा, और जहां फील्ड ही नहीं होगा तो वहां फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, नहीं ना होगा। इसलिए हम सोर्स चार्ज लिख देते हैं, कहीं किताब में हो या ना हो, लेकिन हम सुविधा के लिए देते हैं नियर सोर्स चार्ज। क्योंकि चार्ज रहेगा तो फील्ड रहेगा, फील्ड रहेगा तो पोटेंशियल रहेगा, बिना ये सब का तो कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए सिंपली आप समझिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम सिंपल है कि इंफिनिटी से अगर पॉइंट P पर लाएंगे तो एक पोटेंशियल होगा, इंफिनिटी से अगर पॉइंट Q पर लाएंगे तो अलग पोटेंशियल होगा, और दोनों पोटेंशियल को माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, दो ऐसे ये भी बोल सकते हो आप। मान सपोज है एक बॉडी चार्ज हुआ, मान लीजिए सपोज हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एक बॉडी पे चार्ज हुआ, ये बॉडी है ठीक, इस पे चार्ज हुआ कितना वोल्ट तक, मान लेते हैं कि 10 वोल्ट तक, और दूसरा बॉडी हो गया 5 वोल्ट तक। बोलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तब सीधी सी बात है कि 10 माइनस 5 कितना होगा, तो 5 वोल्ट आंसर, ये हो गया पोटेंशियल। यानी कि वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Volt is SI unit of electric potential and it is also a scalar quantity. SI unit of electric potential is volt. Electric potential is volt. Okay? वोल्ट कहते हैं इसको, और कैपिटल V से। सब साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखिएगा। तो साइंटिस्ट के नाम में यूनिट को स्मॉल से लिखिएगा, लेकिन सिंबल को कैपिटल से लिखिएगा। किसी भी साइंटिस्ट के नाम हो, चाहे वह न्यूटन हो, तो न्यूटन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन सिंबल ऐसे लिखेंगे। जूल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन सिंबल ऐसे लिखेंगे। एम्पियर को हम लोग स्मॉल से लिखते हैं, सिंबल कैसे लिखेंगे, कैपिटल M से लिखेंगे। वोल्ट को कैसे लिखेंगे, स्मॉल से लिखेंगे, लेकिन सिंबल कैपिटल V से लिखेंगे। एम्पियर हो गया, है ना। और भी बहुत सारा यूनिट है जिसको हम लोग साइंटिस्ट के नाम पे लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक का पहला लेटर जो है यूनिट लिखते समय स्मॉल लीजिएगा, ये सब स्मॉल लेटर है, ठीक है। और सिंबल क्या लीजिएगा, कैपिटल से लीजिएगा। ये सावधानी बरतिएगा, बहुत लोग इसको नहीं ध्यान देते हैं। यस, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के पढ़ते समय एक पहले हम सर्किट की बात करेंगे। क्या क्या सर्किट है, एक सर्किट हम लेंगे, ये आपका रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस क्या होता है बताते हैं। और ये आमीटर, चूंकि हम बता रहे हैं कि सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो सीरीज में कनेक्ट करके ये जो है बैटरी का, अगर हम पॉजिटिव इंड ले रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव इंड होगा, अगर यहाँ निगेटिव इंड ले रहे हैं तो यहाँ निगेटिव इंड होगा। ये स्मॉल बड़ा वाला लकीर जो होता है लाइन, वो प्लस होता है, और छोटा लाइन जो होता है ये होता है माइनस। और एक की हमेशा याद रखिए, की लेना पड़ेगा, और इसको यहां से मर्ज कर दीजिए। सर्किट में जब भी हम बात करेंगे, एक और होता है इसमें, जिसमें हम लोग एक वोल्टमीटर लगाएंगे, एक वोल्टमीटर भी लगाएंगे। देखिए ये V फॉर वोल्टमीटर, बात आ गई। तो सबसे सावधानी बरतना है, ये सेल है, ये सेल है, ये की या स्विच भी करते हैं इसको, दिस इज स्विच, ऑन ऑफ जो करते हैं ये स्विच है। ये आपका रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के बारे में तुरंत बात करेंगे हम लोग। और ये वोल्टमीटर है, V फॉर वोल्टमीटर, और ये आपका आमीटर है, आमीटर, ठीक। ये करंट का मेजरमेंट करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल आएगा, मान लीजिए इसके अबाउट में करंट आई जा रहा है, जाएगा ही, क्योंकि हम सपोज मान ले रहे हैं कि करंट यहां से आई पास किया, ठीक है। तो इसमें से करंट आई पास करेगा और इसमें भी करंट आई जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा वो यहाँ आई आर हो जाएगा। V इक्वल टू, इस पॉइंट पे हम लिखेंगे V इक्वल टू आई आर। वोल्टमीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करता है ना। वोल्टमीटर इज अ डिवाइस
voltmeter is a device which measures potential difference between 2 points in a circuit. 2 points in a circuit or across component of circuit. कंपोनेंट मतलब कैपेसिटर भी हो सकता है, रेसिस्टर भी हो सकता है, कंपोनेंट ऑफ सर्किट का कोई भी कंपोनेंट होगा। जैसे हमारा रेसिस्टेंस कंपोनेंट है, तो अगर ये ए और बी कहेंगे तो इसी पॉइंट को, अब चूंकि यहाँ प्लस है इंड है, यहाँ माइनस इंड है, देख रहे हैं, ये प्लस इंड है और ये क्या है, माइनस इंड है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या लिखेंगे इसको, सिंपली वी ए और माइनस क्या लिखेंगे, वी बी। यही तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है ना। एक स्टूडेंट हमसे पूछ रही थी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर, नहीं समझ में आया। अरे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, बस इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और होगा, ये दोनों के बीच के जो डिफरेंस हुआ उसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। यहाँ भी सेल लगा हुआ है, सेल मतलब बैटरी लगा हुआ है। तो वोल्टमीटर समझ गया। अच्छा एक और बात समझाना वोल्टमीटर में, इसका जो इसको पैरेलल में लगाते हैं, है ना, कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल सीरीज क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बताते हैं कि पैरेलल अगर अक्रॉस ऐसे कनेक्ट करते हैं तो ये पैरेलल हुआ, और इंड टू इंड कनेक्ट करते हैं, देखिए ये इंड टू इंड कनेक्शन है, तो इसको हम लोग सीरीज करते हैं, इसको पैरेलल करते हैं। और ये जितना भी ये लकीर देख रहे हैं, ये सारा जो है ये आपका कनेक्टिंग वायर है। दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग वायर। वायर सिंपली वायर, कनेक्टिंग लगाने से कोई बड़का चीज नहीं बन जाता है। जो वायर आप जानते हैं वही वायर है, कनेक्टिंग वायर है। तो इस सर्किट में इतना चीज होता है, अगर कोई सर्किट बनाने का है तो इतना चीज आपको बनाना पड़ेगा, है ना, तब आपका कंप्लीट सर्किट होगा। इसमें भी अगर कोई इस तरह का सिंबल बना दे तो ये क्लोज होता है ना, और अगर गैप छोड़ देता है ये ओपन होगा, इसका मतलब क्लोज होता है, और इसका मतलब ओपन। अब क्लोज ओपन का मतलब क्या, अरे ये ऑन होता है, ये ऑफ होता है, बात इतना ही है ना। स्विच ऑफ किए तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा, स्विच ऑन किए तो यहाँ डॉट रहेगा, ठीक है। अच्छा एक और स्विच होता है, ऐसा भी कोई कहीं कहीं स्विच रहेगा, इस तरह का स्विच रहेगा, ऐसा इस टाइप का, ये भी स्विच है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ से टच कर रहा है तो ऑन, और ये नहीं है तो ये ऑफ। अगर यहाँ ऐसे है तो ऑफ, और अगर ये इस तरह से यहाँ इस तरह से ये बंद रहता है, हम इसको अलग कलर से दिखाते हैं, तो ये अगर यहाँ बंद रहता तो ये क्या हो जाता, ऑन। बस इतना ही सा बात है। स्विच है ये, स्विच का टाइप का अलग अलग तरह का टाइप होता है स्विच का, ठीक है। इतना बात समझ में आपका गया। एक और चीज इसमें समझाना है कि इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू हाई होता है। रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज हाई, रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज हाई, बहुत ज्यादा होता है। मतलब लगभग अगर आइडियल की बात करेंगे तो आइडियल में इन्फिनाइट होता है। आइडियल वोल्टमीटर की बात करेंगे कि आइडियल वोल्टमीटर में कितना होता है सर, तो आइडियल वोल्टमीटर में लगभग इन्फिनाइट होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग इसको हाई कहते हैं। क्यों कहते हैं हाई, क्यों रहता है हाई, क्योंकि करंट इसमें से होके जाना चाहिए। अगर इसमें रेसिस्टेंस हाई नहीं रहेगा तो करंट इधर से मूव कर जाएगा, है ना। जब इस पर रेसिस्टेंस कम रहेगा, अगर इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू, इसको हम लोग आर भी बोलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, ये इन्फिनाइट नहीं रहेगा तो करंट इधर से ही क्रॉस कर जाएगा। जो करंट का इधर जाना सही नहीं है, करंट जाना चाहिए कहां से, रेसिस्टेंस जाना चाहिए, तब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इसका। इसलिए इधर से करंट जाता है अगर, तभी इसको हम लोग कहते हैं कि ये इसका हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं ओम्स लॉ पे। इतना बात समझाने के बाद अब आते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या देखें, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ओम साहब, तो ये जो है इन्होंने बहुत सावधानी से ऑब्जर्व किए कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, अगर इसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे तो इसको वेरिएबल सेल भी करते हैं। वेरिएबल सेल मतलब हम अपने मुताबिक इसका वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। एक बैटरी लिमिटर होता है 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, इस तरह से, या बैटरी लिमिटर भी करते हैं, ठीक है। तो वो आप अभी समझ लीजिए। तो जैसे जैसे पोटेंशियल इसका बढ़ेगा तो करंट भी इफेक्ट करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I,
या कोई लोग इसको आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी लिखते, दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो लॉ क्या बनेगा, तो इसी को अगर हम v इक्वल टू आई आर लिखे, जो आप जानते हैं कि कोई भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और यही r जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज, इसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, नोन एज रेसिस्टेंस कहते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, रेसिस्टेंस कहते हैं किसको। अब एक क्वेश्चन आता है कि आखिर में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता क्यों है। मान लिया जाए कि v और i का डायरेक्ट रिलेशन था, अब हमको इक्वल का साइन देना है बीच में, तो कितना दे, 1 2 3 4 5 10 कितना दे नहीं पता, इक्वल टू का साइन तो लगाना है, लेकिन हमको नहीं पता है कि वो कितना से चेंज कर रहा है, तो इसलिए कितना से चेंज करे नहीं मालूम हो तो उसके बदले में एक अपने मन से कुछ मान लेते हैं। आर मान सकते थे, कोई के मानता, कोई पी मानता, जिसको जो मानना है मान लेता, लेकिन यहाँ चूंकि रेसिस्टेंस है इसलिए आर मान रहे हैं, बस इतना ही रिलेशन है इससे। तो v इक्वल टू क्या लिखे आप, आई आर, ठीक है। तो v इक्वल टू आई आर, और आर क्या है, रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस जो है ये क्या होता है, बाद में चर्चा करेंगे, पहले लॉ पे आते हैं। तो कहता क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए कंडीशन अप्लाई है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर वेरी करेंगे तो रेसिस्टेंस वेरी करेगा, रेसिस्टेंस वेरी करेगा तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I नहीं होगा, इसलिए कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन फिजिकल कंडीशन। गिवन फिजिकल कंडीशन मतलब गिवन फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन गिवन का मतलब लेंथ और साइज जो है आप नहीं चेंज करेंगे। फिजिकल कंडीशन सेम के मतलब शेप एंड साइज सेम रहेगा, शेप एंड साइज गिवन रहेगा, साइज डज नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, ये भी नहीं चेंज करना है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर और मटेरियल, इवन मटेरियल भी कह लीजिए, शेप साइज मटेरियल, ये तीनों नहीं चेंज करना होगा आपको, शेप साइज एंड मटेरियल, शेप साइज एंड मटेरियल, ये तीनों आपको चेंज नहीं करना है, डू नॉट चेंज, ठीक है, मटेरियल डू नॉट चेंज। इसलिए कहता है गिवन फिजिकल कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक, लिख सकते हैं ना भी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोज, करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर, थ्रू कंडक्टर। ये है लॉ, कुछ है नहीं। अरे जैसे v बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, उतना ही चीज लिखा हुआ है, थोड़ा भारी भरकम कर दिया गया है ये चीज लिख करके कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, पहला पॉइंट हो गया, और दूसरा है कि गिवन फिजिकल कंडीशन होना चाहिए, और तीसरा टर्म तो वही है आपका कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। देखिए कहीं भी आप यहाँ पढ़िएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़िएगा, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस पढ़िएगा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़िएगा, मतलब इलेक्ट्रिक वर्ड जुटा रहेगा। इलेक्ट्रिक अगर करंट लिख रहे हैं केवल तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट समझिएगा, अगर रेसिस्टेंस लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होगा। यहाँ पे कहीं कहीं थर्मल करंट भी होता है, थर्मल रेसिस्टेंस भी होता है, लेकिन यहाँ आप समझिएगा इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस बात को ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक वर्ड यहाँ लगाना है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है ना, थर्मल रेसिस्टेंस भी होता है, थर्मल करंट भी होता है, इसलिए तो मेरे ख्याल से आप लॉ को समझ गए होंगे, ठीक है। लॉ सिंपल है, सिर्फ है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तीन बात यहां भी याद रखना है, पहला कांस्टेंट टेम्परेचर, दूसरा गिवन फिजिकल कंडीशन, और तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तीन बात अगर आप याद रख लिए, देखो डिफिनीशन याद करते समय रटना नहीं जरूरी है, केवल ये ध्यान में रखिए कि आखिर में कौन कौन टर्म आ रहा है, कौन कौन टर्म से हम क्या क्या चीज का इंपॉर्टेंस है। यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो रेसिस्टेंस चेंज कर जाएगा और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I नहीं होगा।
तो आप टेम्परेचर नहीं चेंज कर सकते हैं। शेप और साइज चेंज कर देंगे तब भी रेसिस्टेंस चेंज कर जाएगा, तब भी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टेम्परेचर, फिजिकल कंडीशन, और अगर ऐसे आप याद करते हैं, ऐसे समझ समझ के पढ़िएगा तो आपको एग्जामिनेशन में चिंता करने की बात नहीं है। कितनों क्वेश्चन घुमाएगा तो आप उसका आंसर देंगे। अगर आप केयरफुली पढ़ाई करते हैं, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, सावधानी से पढ़िएगा, लिखिएगा, और जो समझ में नहीं आए वो डिस्कस करेंगे हम लोग। ओम्स लॉ में एक ग्राफ भी आता है, ठीक है, तो ग्राफ को समझेंगे अभी हम लोग। ग्राफ जो है, अगर हम कह दे ये एक्स एक्सिस, जैसा कि आप जानते हैं ये ओरिजिन होता है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ग्राफ तो ग्राफ पेपर पर ही बनाना चाहिए, लेकिन अभी तो हम बोर्ड यूज कर रहे हैं तो बोर्ड ले लें, ठीक है। तो आप अब समझिए कि हम लोग जो रिलेशन निकाले थे कि V इक्वल टू क्या पढ़े, I R, ठीक है। तो अगर हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस को बाई एक्सिस पे रखें और करंट को हम कहाँ रखें, एक्स एक्सिस पे रखें, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को। अब करना क्या है इसमें कि जैसे जैसे आप नोट करते चलिए, एक्सपेरिमेंट करेंगे, पोटेंशियल नोट किए कि V0 तो I0, ठीक है। अगर नोट किए कि पोटेंशियल, अगर हम करंट नोट किए कि वह 1 एम्पियर है, यहां लिखिए, सब जगह ना लिख करके हम इसमें लेते हैं कि ये एम्पियर में मेजरमेंट कर रहे हैं और इसको वोल्ट में मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये हम लेके चल रहे हैं। तो 1, अगर करंट का वैल्यू 1 है, करंट का वैल्यू 2 है, करंट का वैल्यू 3 है, करंट का वैल्यू 4 है, तो उस हिसाब से हम देखते चलेंगे कि आखिर में ये जो है इस पर कितना वैल्यू आ रहा है, ये ध्यान देंगे हम लोग। ये ध्यान अगर दे दीजिएगा यार, तो आपको मालूम चलेगा कि जो पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हैं वो पक्का एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जब भी ड्रॉ करें तो स्केल रख दीजिए और स्केल से आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कीजिए, इस तरह से। तो ये आपका ग्राफ बन गया, और भी आगे जाएगा जितना भी लीजिए, लेकिन सावधानी से, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू मान लेते हैं कि 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, तो इस तरह से ये आपका आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होता है तो पूछेगा तो बोलिएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की खासियत भी है कि अगर स्लोप निकालते हैं, स्लोप का मतलब tan थीटा होता है, थीटा पता नहीं हम पढ़े हैं कि नहीं, लेकिन आप पढ़ेंगे बाद में, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बाई बेस कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इस पर ग्राफ पे आइए। किसी 2 पॉइंट को आप ले लें, किसी भी 2 पॉइंट को आप यहां भी ले सकते हो, आप ये बड़ा वाला भी ले लोगे तो ये थीटा ही होगा, आप यहां भी लोगे तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, कहीं भी होगा तो ये थीटा होगा। तो जहां भी आप ले रहे हो, जैसे हम इस पॉइंट को लेते हैं, ठीक है, 0 से लेकर 3 तक ले रहे हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, हम नाम देते हैं ए नहीं देते हैं, इसको P नाम देते हैं, P, और इस पॉइंट पे Q नाम देते हैं। तो इन ट्रायंगल हम लेते हैं OPQ, ठीक, OPQ, ट्रायंगल OPQ। तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और नीचे होता है बेस, ठीक। तो परपेंडिकुलर कितना, तो ये देखिए 3, 4, 6 माने हैं हम, तो ये जो डिफरेंस आया 3, यहां से कितना है 6 माइनस 0, तो जो स्लोप आ रहा है, स्लोप, यह स्लोप क्या देगा, तो चेंज इन पोटेंशियल बाई चेंज इन करंट देगा, चेंज इन पोटेंशियल बाई चेंज इन करंट, और चेंज इन पोटेंशियल बाई चेंज इन करंट ही तो रेसिस्टेंस होता है। यानी कि एक लाइन में अगर कोई कहे कि रेसिस्टेंस स्लोप क्या देगा, तो स्लोप देगा रेसिस्टेंस का वैल्यू। मतलब आप किसी ग्राफ में स्लोप अगर निकाल लेते हो तो रेसिस्टेंस का वैल्यू दे देता है, ठीक है। tan थीटा निकाल लेते हो तो स्लोप का भी देता है। तो तब ये इसमें कितना वैल्यू आएगा, रेसिस्टेंस का कितना वैल्यू आएगा, तो लिखेंगे डेल्टा V बाई डेल्टा I, सिंपल है। तो डेल्टा V कितना है, तो डेल्टा V है 6 माइनस 0, डेल्टा I कितना है 3 माइनस 0, तो कितना हो गया 6 बाई 3 इक्वल टू कितना निकल गया 2। चलिए आप कहते हैं कि सर सब जगह सेम है, तो आप इस पे निकाल के दिखाइए। चलिए हम इस पर निकाल रहे हैं, L और M, हम पॉइंट L पे ले रहे हैं, ठीक है, L पॉइंट पे ले, L कौन है, ये है। तो इसमें जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल कितना बड़ा बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में आप क्या कीजिए कि लगाइए R का वैल्यू, यहां भी लिखिए डेल्टा V बाई डेल्टा I। डेल्टा V कितना होगा,
तो देखिए इस पॉइंट को हम ले रहे हैं ना, तो इस पॉइंट से ये और ये करंट देगा, तो 3 - 1 तो कितना हो जाएगा 2, तो 3 - 1, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो यहाँ 2 है और ऊपर में क्या है 6 है, तो 6 यहाँ 2, तो 6 - 2 कितना होगा 4, मतलब 6 - 2, तो यहाँ हो जाएगा 6 - 2, तो 4/2, देखिए 2 कहीं भी निकाल लीजिए आपका 2 ही ओम आंसर आएगा। फिर आप एम पर ले लीजिए, मान लीजिए कि तीसरा दिख रहा है कि नहीं, देखते हैं ऊपर में एम देख लेते हैं। एम, तो एम पॉइंट देखिएगा, तो आप एम पॉइंट ले रहे हैं, तो ये आपका डिफरेंस डेल्टा भी यहां भी लिखेंगे, आर इक्वल टू कितना लिखेंगे डेल्टा वी बाई डेल्टा आई लिखेंगे। तो डेल्टा वी कितना आया, डेल्टा वी आया ये वाला पोर्शन, मतलब ये और ये 6 - 4, तो 6 - 4। अच्छा ये कितना है, करंट कितना है 3 - 2, तो करंट कितना है 3 - 2, तो 2/1 इक्वल टू 2। अब समझ में आ गया होगा ना कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्लोप की बात कर रहे हैं। तो स्लोप क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है, और कैसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। एक क्वेश्चन और इस पर, कोई ऐसा ग्राफ दे दे और 2 मटेरियल पूछ देता है, मटेरियल नंबर ए, दूसरा मटेरियल पूछ देता है ये ऐसा बी, और पूछेगा बताइए किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। क्वेश्चन पूछ देगा किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, ए का कि बी का। तो एक तो तय मान लीजिए, अगर भी ऊपर है आई नीचे है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये एंगल और ये एंगल किसका ज्यादा है। तो अगर इसको हम थीटा ए मान रहे हैं और इसको थीटा बी मान रहे हैं, तो थीटा ए बड़ा है थीटा बी से, तो टैन थीटा ए बड़ा होगा टैन थीटा बी से, वैल्यू बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वैल्यू बड़ा होता है। इसका मतलब रेसिस्टेंस ए का बड़ा होगा रेसिस्टेंस किससे, बी से, बस इतना ही बात है। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमाता हो तो क्वेश्चन किसे घुमाएगा, इसको भी कर देगा, इसको आई कर देगा, अब मटेरियल दो चेंज कर देगा। अब क्वेश्चन क्या, फिजिक्स में डाइवर्सिटी होता है क्वेश्चन का, तो मटेरियल दे देगा ए, फिर वही मटेरियल दे देगा बी, आप पूछेगा बताओ किसका। तो आप तो प्रैक्टिस इसको करते गए मान एग्जाम में, तो ध्यान देना होगा कि स्लोप क्या है। इस केस में स्लोप जो है, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा आई बाई डेल्टा भी। देखिएगा स्लोप के मतलब क्या सिखाए थे, टैन थीटा, तो टैन थीटा कैसे निकालेंगे, तो दिस बाई दिस, तो दिस क्या है डेल्टा आई, और ये क्या होगा डेल्टा भी होगा, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा आई बाई डेल्टा भी। ये थीटा है, तो टैन थीटा जब निकालिएगा तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कौन होगा डेल्टा आई, बेस कौन होगा डेल्टा बी, तो डेल्टा आई बाई डेल्टा बी का और टैन थीटा, तो ये 1/r हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब इस केस में रेसिस्टेंस किस ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा, क्योंकि ये कॉट का रिलेशन चलेगा। अगर इसी को हम टैन थीटा ना बोले कॉट थीटा बोले, तो कॉट थीटा इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा आई आ जाएगा, पक्का आएगा ये, तभी ये आर होगा, यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ बी इन दिस केस इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ ए। तो इसको रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, रेसिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which opposes the flow of charge, due to which opposes the flow of current या चार्ज, फ्लो ऑफ करंट, या इसको चार्ज भी बहुत लोग कहता है। अब यहाँ पे चार्ज के मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट के मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो रेसिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का जो रोकता है फ्लो करने से, वह करंट को नहीं जाने देता है, या वो अपोज करेगा। जो अपोजिशन प्रॉपर्टी होता है उसी को, अच्छा एक बात और, अपोज तो भले बोल रहे हैं, लेकिन रेसिस्टेंस के कारण ही करंट फ्लो होता है, ये भी बात है। अगर रेसिस्टेंस ही नहीं होगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन खैर वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। रेसिस्टेंस ही रिस्पॉन्सिबल है कि कितना अमाउंट करंट फ्लो करेगा सर्किट में, ठीक। जैसे फ्रिक्शन भी वही चीज है कि अगर फ्रिक्शन है, तो अगर हम कहते हैं कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, लेकिन बिना फ्रिक्शन के हम चल भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बाद में समझेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही समझिए कि रेसिस्टेंस जो है वो आप अपोज करता है किसको, फ्लो ऑफ चार्ज को, करंट को। रेसिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स।
रेसिस्टेंस डिपेंड्स, किन किन चीजों पे डिपेंड्स करता है? तो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। अच्छा, उसके पहले क्या हो, रेसिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय आर, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर, कैपिटल लेटर आर, ठीक। इसका यूनिट जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं ओम, सिंबल में लिखते हैं इस तरह से कुछ, है ना, कुछ थोड़ा डिजाइन बना के इस तरह से ओम, ठीक है, इसको हम लोग ओम कहेंगे। किलो ओम रहेगा, मान लीजिए कहीं कहीं किलो ओम रहता है तो इसको किलो ओम पढ़ते हैं, क्या पढ़िएगा, किलो ओम। मेगा ओम भी रहता है तो मेगा ओम, इस तरह का, तो मेगा ओम पढ़ते हैं, मेगा ओम। 1 किलो ओम का मतलब होता है, आप किलो मतलब समझते ही हैं कि 10 टू द पावर 3 ओम, और मेगा का मतलब होता है अगर 1 मेगा ओम कहीं लिखा रहे तो 10 टू द पावर 6 ओम रहेगा, ठीक है। तो ये तो आपका बात हुआ। फैक्टर्स, फैक्टर्स, पहला फैक्टर क्या है, तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर कोई मटेरियल ले रहे हैं, किसी खास मटेरियल का, अगर वह 1 मीटर का रेसिस्टेंस है तो उसका वैल्यू कुछ होगा, और 10 मीटर का होगा तो उसका वैल्यू क्या कुछ और होगा। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। एल इज क्या, लेंथ, और ए इज क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। आप देखते भी होंगे कि फ्रिज का जो वायर होता है वो मोटा होता है, बल्ब का वायर क्या होता है, पतला होता है, मतलब जितना मोटा वायर होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। तीसरा, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अभी हम बता चुके हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन में कोलिजन बढ़ता है, उससे रेसिस्टेंस बढ़ता है। और चौथा तो आप जानते ही हैं कि मटेरियल पर डिपेंड करेगा, मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। मटेरियल का बात अभी हम बाद में करेंगे, रेसिस्टिविटी जनरली इस पे बात करते हैं। तो ये तीनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। टेम्परेचर उसमें हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। और अगेन एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं रो एल ए। दिस इज रो इन द ग्रीक लेटर। ग्रीक में 24 अल्फाबेट होते हैं, उसमें से कोई नंबर का होगा ये रो। इसको क्या पढ़िएगा, RHO, रो, ये सिंबल है, ठीक है। लेकिन ये भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सिंबल को कहते हैं रो, लेकिन ये भी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक, कांस्टेंट है। और इसका नाम है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इसका नाम है, ठीक है। इसका यूनिट जो होगा आप समझ ही रहे हैं कि R, अगर हम रो का वैल्यू लिखे तो रो इक्वल टू हो जाएगा कितना, RA बाई एल, मतलब इसको तो ओम तो कहते ही हैं, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बाई मीटर हो जाएगा, तो मीटर मीटर से कैंसिल, तो रो का जो यूनिट होगा वो ऐसे इक्वल टू लिखना सही नहीं है, थोड़ा एरो देख समझाते हैं। रो का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर, क्या पढ़िएगा इसको, ओम मीटर, ओम मीटर इसका यूनिट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकला रेसिस्टेंस का, R इक्वल टू रो एल बाई ए। किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, और मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। रेसिस्टिविटी, अब आता है टर्म कि रेसिस्टिविटी क्या है भाई। तो रेसिस्टिविटी का जो फॉर्मूला अभी आप लिखे हैं उसके अनुसार तो आप कहिएगा कि R इक्वल टू रो एल बाई ए लिखे हैं, और इसका मतलब होता है ये दिस। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा, A एंड L को यूनिट लेना होगा, यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड में 1, तो रो का जो वैल्यू होगा वह R हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग इसको एग्जाम में बहुत तरह तरह के घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है, बच्चा गलत भी करता है। इसको कहता क्या है कि रेसिस्टिविटी इज रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी इज रेसिस्टेंस, बस सिंपल है। हम बार बार समझाते हैं कि डिफिनीशन को रटिए नहीं, समझिए। अब यहाँ पे रो इक्वल टू आर लिख दिए तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन हुआ है, तब ना रेसिस्टेंस बोले। वहां भी बोले थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन, वर्क डन है, लेकिन कैसा वर्क डन है, पर यूनिट चार्ज वर्क डन है। यहाँ पे वही बात है
कि रेसिस्टिविटी इज रेसिस्टेंस, लेकिन रेसिस्टेंस नहीं है ये। रेसिस्टिविटी इज रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। देखिए लगा रहे हैं कंडीशन, यहां कंडीशन अप्लाई हो रहा है, ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, सेक्शन एरिया। देखिए एक बात आपको समझ में आया होगा कि हम बहुत ध्यान से एक चीज बता रहे हैं कि अगर आप यूनिट कर देते हैं किसको लेंथ को और एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया को, अगर आप एक कर देते हैं तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टेंस हो जाता है। मतलब कोई कंडक्टर अगर आप लेते हैं, ठीक, तो रेसिस्टिविटी इसका मान लीजिए कुछ है, जनरली 10 टू द पावर 8 होता है कंडक्टर का, है ना। रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है ना। रेसिस्टेंस अगर देखिए इस केस में है कि अगर रेसिस्टेंस ज्यादा है तो रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा, यानी कि कंडक्टर का होगा, सॉरी उसका वैल्यू जो है 10 टू द पावर -8 के ऑर्डर का होता है। लेकिन उतना हमको नहीं जाना है कि अगर ये कोई रेसिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक, तो अगर इसका लेंथ मान लिया जाए कि 1 मीटर का है, इसका रेसिस्टिविटी कुछ मान लेते हैं रो है, तो चाहे ये 10 मीटर का क्यों नहीं आप कर दीजिए इसका लेंथ, इसका रेसिस्टिविटी जो है नहीं चेंज करेगा। मतलब रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज, इसका भी रो हो जाएगा। रेसिस्टिविटी यहां लिख रहे हैं, रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज ऑन शेप एंड साइज, कितना भी बड़ा कर दीजिए शेप एंड साइज, यानी कि शेप एंड साइज के मतलब लेंथ चाहे डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी कर दे, इसका चेंज नहीं करने वाला। एकदम गांठ बांध दीजिए इस बात को, ठीक है। बहुत क्वेश्चन घुमाता है इस पे, कह देगा घुमाने के लिए अलग अलग कह देगा। आप लोग कहिएगा भी कि सर यहाँ तो रेसिस्टिविटी लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा हुआ है, ये दोनों चेंज करेगा तो क्या रेसिस्टिविटी नहीं चेंज करेगा? इस फॉर्मूला से तो करेगा, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि रेसिस्टिविटी डिफाइंड हुआ है यूनिट लेंथ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे। जब ये फिक्स कर दिया गया है तो फिर ये क्यों ले भाई, ये लेने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। जब हम फिक्सिंग करके रेसिस्टिविटी पढ़ रहे हैं, जब ये लेंगे तो फिर रेसिस्टेंस की बात करेंगे। रेसिस्टेंस चेंज करता है लेंथ पे क्रॉस सेक्शन एरिया पे, लेकिन अगर फिक्स कर दिए हैं, यूनिट कर दिए हैं, तभी रेसिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो रेसिस्टिविटी डिपेंड किस पे करता है? हाँ, करता है टेम्परेचर पे और मटेरियल पे, ठीक है। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मटेरियल। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये चीज याद रखिएगा, बहुत घुमाएगा क्वेश्चन, तब पर भी आपका छूटने वाला नहीं है। कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछ दे, नहीं छूटेगा। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी में चाहे वो 10 मीटर कर दे, 1 मीटर कर दे, 20 मीटर कर दे, क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, मोटा कर दे। जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं, समुद्र का पानी ले लीजिए आप, ठीक। अब उस समुद्र का पानी चाहे घड़ा में रख दीजिए, चाहे किसी और बर्तन में रख दीजिए, डेंसिटी चेंज करता है क्या? नहीं ना करता है। इसी तरह से रेसिस्टिविटी भी नहीं चेंज करेगा किसी भी मटेरियल का, जब तक कि उसका मटेरियल नहीं चेंज करेगा। अब समुद्र का पानी में कोई मीठा पानी मिला दीजिए, घर का पानी मिला दीजिए, तो चेंज कर देगा डेंसिटी। तो जब तक मटेरियल वही है और टेम्परेचर वही है, तब तक रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक है। मटेरियल सेम, टेम्परेचर सेम, तो रेसिस्टिविटी सेम रहेगा, उसका शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन रेसिस्टेंस चेंज करेगा किस किस चीजों पर? लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अच्छा, रेसिस्टेंस भी लिखा हुआ है, रेसिस्टर भी लिखा हुआ है। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी और रेसिस्टर इज द सर्किट कंपोनेंट। ओके, दिस इज द सर्किट कंपोनेंट और रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी। एक चीज बात ध्यान में, कंपोनेंट, एक बात ध्यान रखिएगा, जो डिवाइस जो सर्किट में लगा हुआ उसको रेसिस्टर कहते हैं, लेकिन ऐसे उसको प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दो तरह का कॉम्बिनेशन। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज में हम लोग आरएस का बात करेंगे। आरएस के मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब क्या होता है इसका?
अगर किसी सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन लगा हुआ हो तो उसके बदले में एक रेसिस्टेंस, जैसे कि मान ली जाए कि अगर हम इसमें एक लगा दिए, रेसिस्टेंस लगा दिए ढेर सारा, 1 2 3 एंड सो ऑन, ढेर सारा लगा दिए। R1 इसको लिखे, R2 लिखे, R3 लिखे, Rn भी देते हैं, ढेर सारा ऐसे लिए, और इसमें एक सेल लगा दिए। ठीक है, अगर मन करे की तो की लगा दीजिए। देखिए ये, लेकिन अगर इसी के इक्विवेलेंट कोई दूसरा सर्किट हम बना दें, ऐसा सर्किट बना दें इस तरह का, ठीक, इस तरह का, इसको हम RS लिख दें, मतलब क्या हुआ, जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा था उतना ही करंट इसमें फ्लो करेगा। तो ये सभी रेसिस्टेंस के बदले में वही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, तो करंट I दे रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं इसका इक्विवेलेंट, टोटल के बदले में एक रेसिस्टेंस, जिसका वैल्यू क्या होगा, RS। तो RS का वैल्यू क्या होगा, तो निकालते हैं अभी फिलहाल। अब इसको V कहते हैं, दिस इज V। ये जो आप देख रहे हैं ये भी V है, यहां भी V है, यहां भी V है, ठीक है। ये V है तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी V है, ये भी डाल दीजिए। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। लेकिन इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V नहीं है, इसके बीच का पोटेंशियल क्या हो गया, V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, Vn होगा। मतलब यह पोटेंशियल सब आपस में बांट लिया है, बंदर बांट कर लिया है, ठीक है। तो बंदर बांट कर लिया है, तो जो बंदर बांट किया उसी को आप जोड़ दीजिए। कितना बांट किया है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, कितना Vn। याद रखिए, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी को जोड़ देंगे। अगर ऐसा ध्यान में रखिएगा तो कभी भी डेरिवेशन नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा। जो डिवाइड हो रहा है उसी को, वही से स्टार्ट कीजिए डेरिवेशन, वही से क्वेश्चन को टेक ऑफ कीजिए, ठीक है। तो V को क्या कहते हैं, I इंटू RS। देखिए I, यहां तो करंट कितना जा रहा है, I भी बोले भी थे कि पोटेंशियल डिफरेंस है ये, इसलिए यहां पर I और RS लिख रहे हैं, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। I इंटू RS क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या, दिस रेसिस्टर। उसी तरह से अगर हम लिखे कि IR1, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, V1 के बराबर। फिर उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस VR2, ये क्या हुआ, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, चूंकि करंट सब में I है, सब में करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है। इधर ध्यान रखिए, जितना करंट जाएगा बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट बैटरी में वापस आएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से आप चला जाइए कितना, IRN, तो I तो कॉमन हो जाएगा, I कॉमन हो गया, बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, कितना लिखेंगे, RN। देखिए I से I कैंसिल, तो RS का वैल्यू कितना निकल गया, आ गया वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और इसी को डेरिवेशन रटने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, रात दिन टीचर पकड़िएगा, कोई ये टीचर, कभी वहां ट्यूशन पढ़िएगा, कभी वहां ट्यूशन पढ़िएगा, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। भैया पढ़ना आपको है, बैठ के जब तक आप नहीं पढ़िएगा तो कोई टीचर पृथ्वी पर आपको नहीं पढ़ा सकता है, इसलिए पढ़ना आपको है। तो सीरीज क्या कीजिएगा आप, सीरीज में आप बस जोड़ दीजिए, ठीक है। पहचानेंगे कैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या है, तो सबसे पहले इंड टू इंड कनेक्शन, ये बहुत काम का है। इंड टू इंड कनेक्शन कैसे कैसे पहचानिएगा, इंड टू इंड कनेक्शन के मतलब क्या, एक शुरू फिर दूसरा खत्म, फिर शुरू फिर खत्म, इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन हो तो इसको इंड टू इंड कनेक्शन कहते हैं। दूसरा, सेम करंट फ्लोज इन होल रेसिस्टेंस, इन टोटल रेसिस्टेंस, सेम करंट फ्लोज, सेम करंट फ्लोज, 2 पॉइंट बस याद रखना है, सेम करंट फ्लोज, सेम करंट फ्लोज इन ईच रसिस्टर। हम सेम की बात कर रहे हैं, वैल्यू सेम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें I है वही I इसमें, वही I इसमें, वही I इसमें है, ये नहीं कि कहा सर कोई 2 रसिस्टर ले लीजिए और कह दीजिए कि 5 ओम है, ऐसे बोल दीजिएगा कि सर यहाँ 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और दूसरा में भी तो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है सर, इसका मतलब ये दोनों सीरीज हो गया क्या, नहीं, ये 5 एम्पियर अलग करंट है, ये 5 एम्पियर अलग करंट है, इसीलिए दोनों सीरीज में नहीं होगा। सीरीज का मतलब कि जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वही करंट इसमें फ्लो कर रहा है, वही करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तब उसको बोलते हैं कि सेम करंट है। तो सेम करंट फ्लोज इन ईच रेसिस्टर और इंड टू इंड कनेक्शन होगा तो सीरीज होगा। इसमें एक केस और समझना है, ये अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू सबका इक्वल हो गया, R1 R2 R3, मान लीजिए कि R हो गया, तो RS का वैल्यू एक छोटा सा फॉर्मूला लिखिएगा, NR, सबको जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, NR, और N क्या है, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टर या रेसिस्टेंस, जो भी कह लीजिए, रेसिस्टेंस। ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सेकंड थिंग है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आप रेसिस्टर को ऐसे लीजिए, ठीक, इस तरह से रेसिस्टर को आप ले लीजिए, ढेर सारा, जितना मन करे, है ना, थक जाइए रुक जाइए, है ना, कितनों भी ले लीजिए, ऐसे अरेंज होना चाहिए। इसमें भी रेसिस्टर, यहाँ भी पोटेंशियल है, इसमें करंट आई है, लेकिन देखिए इसमें करंट इस बार बटेगा, I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, इसमें I है, इसमें करंट बट रहा है। तो पहले ही जानते हैं आप कि करंट बट रहा है, तो जो बटेगा उसी से स्टार्ट करना है हमको। हम बता चुके हैं पहले भी कि जो बट रहा है उसी से स्टार्ट कर दीजिए डेरिवेशन करने के लिए, काम आसान हो जाएगा। और ये हो गया आपका क्या, R1, ये क्या हो गया R2, ये क्या हो गया R3, Rn। और देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आप देख रहे हैं A और B मान लीजिए, वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए बीच में कोई नहीं है, बीच में केवल वायर है, और वायर जो है पोटेंशियल लॉस नहीं करता या गेन नहीं करता है। जो पोटेंशियल सोर्स से जा रहा है वही पोटेंशियल को रिटेन रखता है। तो इसमें दो बात याद रखना है। कौन कौन बात? सिंपली एक ही बात रखिए यार कि कॉमन पोटेंशियल इन ईच रेसिस्टर, कॉमन पोटेंशियल इन ईच रेसिस्टर, इन ईच रेसिस्टर। कॉमन पोटेंशियल क्यों कहे? जो पोटेंशियल VA माइनस VB, सभी में VA माइनस VB है। देख लीजिए, आप उठा करके देख लीजिए, सब में VA माइनस VB होगा। R1 में देखिए ये VA है, VB है। R2 में देखिए VA है, VB है। R3 में देखिए VA है, VB है। R में देखिए VA और VB है, दो ही है बस। लेकिन इसमें देख लीजिए आप, अगर इसमें आप नाम देते कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है, तो नाम देखिए VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VD, VD माइनस VE। इसमें तो अलग अलग पोटेंशियल है, लेकिन इसमें पोटेंशियल सभी के, इसके क्रॉस में VA माइनस VB, इसके क्रॉस में VA माइनस VB, इसके क्रॉस में VA माइनस VB, इसके क्रॉस में VA माइनस VB। अगर ऐसा स्थिति आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर, तो RP। अब RP समझ रहे होंगे कि RP क्या है। ये सभी रेसिस्टेंस को मिला करके एक रेसिस्टेंस बनेगा और काम वही करेगा जो सब मिल के करता हो, इसलिए इसका नाम पड़ गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। RP को क्या बोलेंगे? RP को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, एक बात और समझना होगा यहाँ, ये तो आप यहाँ लिख दीजिएगा R1 लिख दीजिएगा, यहाँ क्या लिखिएगा R2। बहुत लोग गलती क्या करता है एग्जाम में, बताते हैं क्या करता है, ये 1 बाई नहीं लिखता है, RP सीधे लेता है, तो गलत हो जाएगा ना। ये इक्वेशन जो है 1 बाई RP लिखना पड़ेगा, तब आपका सही होगा। 1 बाई RP है ये, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। ये बहुत बार गलती देखते हैं बच्चा लोग कर देता है। 1 बाई R1 लिखिए, यहाँ 1 बाई R2 लिखिए, 1 बाई R3 लिखिए, एंड सो ऑन, यहाँ लिखिए 1 बाई Rn, एंड दिस वन एंड दिस वन इज कैंसिल आउट, देन 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड डॉट डॉट 1 बाई Rn। दिस इज फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन कुछ बात जो है इसमें और समझाना होगा, तभी काम चलेगा। जैसे कुछ केस है, जैसे आइडेंटिकल की हम बात करते हैं या दो शॉर्टकट फॉर्मूला की बात करते हैं, तो अगर दो रेसिस्टर हो, ठीक है ना, दो रेसिस्टर हो, तो इतना लंबा नहीं याद करना है। 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 कीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा। अब देखिए यहाँ पे RP नहीं लिखना है, 1 बाई RP, तब यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 और प्लस क्या हो जाएगा R1। तब यहाँ रिवर्स कर रहे हैं तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो R1 R2 बाई क्या लिखिएगा, R1 प्लस R2। 3 का भी फॉर्मूला है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कर देते हैं। अगर 3 रहेगा तो क्या लिखिएगा, R1 R2 R3 बाई R1 R2 प्लस
R2 R3 प्लस R3 R1। अगर 3 रहेगा तो इसको यूज कीजिएगा, 3 रेसिस्टर रहेगा तो 3 रहेगा तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा, 2 रहेगा तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आइडेंटिकल आ गया तो मतलब बहुत सा का वैल्यू सेम आ गया तो आइडेंटिकल केस, इसी को बोलते हैं आइडेंटिकल केस। आइडेंटिकल रहा तब जो फॉर्मूला लिखिएगा Rp इक्वल टू R बाई एन, और एन क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टर, नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टर। तो हम लोग टॉपिक तो खत्म कर दिए हैं, लेकिन हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करेंगे, ये जरूरी है। टॉपिक्स इतना ही था, लेकिन अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स पे काम करेंगे। सर्किट समझा दिए हैं और सर्किट कंपोनेंट का डायग्राम वगैरह बुक से देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या रिप्रेजेंट करता है, या बीच में बता भी देंगे। लेकिन अभी हमको सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स को बनाना, उस पर आते हैं। देखिए हम 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 1, 2 एंड 3। तीनों एग्जाम्पल्स को हम लोग समझेंगे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, पहला जैसे कोई पूछ दे कि ए और बी के बीच में निकालना है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अब बिटवीन क्यों कर रहे हैं तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम ए एंड बी के बीच में निकालते हैं। जिसके बीच में भी निकालने का है उसमें एक सेल लगा दीजिए, बैटरी लगा दीजिए जिसके भी बीच में, तो यहां से करंट फ्लो करेगा। ठीक, यह करंट मान लीजिए कि कुछ करंट इसमें आई जा रहा होगा, इसमें ऑब्वियसली आई माइनस आई जाएगा। ठीक है, तो जब आई माइनस आई इसमें जा रहा है और इसमें आई जा रहा है, देखिए इसमें भी आई जा रहा है, इसमें भी आई है और इसमें भी आई है। और देखिए एक बात और याद रखिएगा, सबसे छोटा रास्ता से करंट वापस आता है। तो ये कि इसमें से आई जा रहा है, इसके पास तो ऑप्शन नहीं है कि यहां जाए घूम करके यहां आएगा। ठीक है, इधर नहीं लौटेगा, ये है ना, ये करंट इधर नहीं लौटेगा, इसका अपना सिमेट्री है, और ये जाएगा तो इसमें लौटेगा। फाइनली जो है जितना करंट आउट किया था उतना ही करंट क्या करेगा, इन करेगा। तो ये तीनों जो रेसिस्टेंस है, ये तीनों जो है सीरीज कहलाएगा, क्योंकि 1, 2 और 3 तीनों रेसिस्टर में क्या है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग RS निकालेंगे, मतलब R प्लस R इक्वल टू 3R। और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते थे और करके कि RS इक्वल टू NR का फॉर्मूला था, N यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3R हो जाएगा। तो ये तो बात हुआ 3R, लेकिन ये तो 3R हो गया, अभी एक रेसिस्टेंस बचा हुआ है, कौन, एक नीचे वाला रेसिस्टेंस बचा हुआ, ये R, और ये पॉइंट आपका A है और दूसरा पॉइंट क्या है, B है। तो बैटरी तो यहाँ लगाए हुए हैं, इसमें करंट जा रहा है I, इसमें करंट जा रहा है I माइनस I। ठीक है, आप समझिए बात को। समझना ये है कि देखिए इसमें पोटेंशियल V है डिफरेंस, और इसके बीच में भी देखिए पॉइंट A और B, इसमें भी A और B है, इसमें भी A और B है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों रेसिस्टर में सेम है, ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। हम अभी बताए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर कॉमन हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो और करंट सेम हो तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तब यहाँ पे Rp निकलेगा। कैसा फॉर्मूला, 2 रेसिस्टर है तो 2 का बताया फॉर्मूला R1 R2 बाई क्या बताया, R1 प्लस R2, एकदम तुरंत लिखिए, तो 3 इंटू 2 3R, सॉरी हाँ क्या हो जाएगा, 3R इंटू R बाई 3R प्लस R, तो कितना हो जाएगा, 4 बाई 3R। ये आपका आंसर होगा। लेकिन एक और बात कि अगर हम बिटवीन फाइंड, अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम निकाले कि बिटवीन ए एंड सी निकाले, तो क्वेश्चन हम चेंज कर दिया, बिटवीन ए एंड सी निकाले तो रेसिस्टेंस कैसा होता है। तो चलिए आते हैं बिटवीन ए एंड सी निकालते हैं, इससे बहुत सारा कंक्लूजन निकलेगा। आप है सीख जाइएगा कि आखिर में बिटवीन का क्या मतलब होता है। ए और सी यहां ले रहा है, तो जिसके एबॉट में निकालना होता है उसी पे बैटरी हम लगाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जिस पॉइंट के बीच में निकालना होता है, इस पॉइंट के बीच में निकालने का है तो हम बैटरी यहां लगाएंगे, जिसके बीच में निकालने कहेगा। तो करंट तो यहां से आई निकलेगा, सपोज दैट कुछ और हुआ करंट आई, इसमें करंट कितना आ गया आई, इसमें करंट कितना जाएगा आई माइनस आई। अरे मतलब कि 5 एम्पियर करंट निकला तो 2 एम्पियर इधर गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, 3 एम्पियर इधर करंट जाएगा, बात तो खत्म हो गई। तो अब समझिए बात को कि ये जो है अब करंट, ये इसमें करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, तो ये दोनों सीरीज,
इसमें आई माइनस आई है और इसमें भी आई माइनस आई है, तो ये भी क्या हो जाएगा सीरीज। ये अलग सीरीज है, ये अलग सीरीज, मतलब ये जो सीरीज हो गया ये 2r हो गया और इसमें भी जो सीरीज हुआ ये भी 2r हो गया। अच्छा पॉइंट कौन था, पॉइंट कौन था, पॉइंट ए यहाँ पड़ा हुआ है, देखिए ए पॉइंट यहाँ है और सी पॉइंट यहाँ है, तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC है, इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC है। तो आप तो फट से आप बोल रहे होंगे कि ये तो पैरेलल है, हाँ ये पैरेलल है। देखिए यहाँ तो आप लगा दिए ना बैटरी, तो ये दोनों के बीच में क्या है, पैरेलल रिलेशन है। तो अब दोनों का वैल्यू सेम है तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 2r बाई n करके, तो 2r बाई क्या कीजिएगा 2, तो कितना हो जाएगा r, इसका आंसर हो गया r। तो देखिए अगर हम पॉइंट ए बी सेलेक्ट किए थे तो रेसिस्टेंस आ रहा था 4/3r, देखिए गौर से 4/3r, और जब हम ए और सी के बीच में निकाले हैं तो रेसिस्टेंस आ रहा है r। इसका मतलब किस किस पॉइंट के बीच में निकालना है ये भी गौर करना होगा एग्जाम में, कि हम क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़े और पॉइंट देखें कि किसके किसके बीच में क्या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। आई नहीं कि आंख बंद करके देखेंगे चलो ट्रायंगल है इसका वैल्यू ही होगा, फटाक से आंसर मारे चल दिए, क्योंकि आजकल तो आप लोग जमाना है ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव गलती कीजिए। सेकेंड जो बहुत कॉमन एग्जाम में आता है ये, ठीक है, ये क्या आता है इसको समझिएगा कि करंट इसमें आई चला, ठीक, अब यहाँ पे ये आया तो श्योर है कि इसमें करंट बढ़ेगा, इसमें आई आएगा, इसमें कितना आएगा आई माइनस आई आएगा, लेकिन फिर आई और आई माइनस आई मिलकर के फिर ये आई हो जाएगा। कहानी इतना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको R इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो देखिए ये पॉइंट अगर A मान रहे हैं और ये पॉइंट B मान रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो VA माइनस VB है। यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है, यानी कि ये दोनों क्या है पैरेलल है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल निकलेगा। तो RP इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताए थे, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 बाई 2 प्लस 3, मतलब ये हम दोनों को क्या ले रहे हैं, ये दोनों को हम लोग ले रहे हैं पैरेलल में। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग, पैरेलल आप सुन रहे हैं, इसका मतलब देख रहे हैं वीडियो, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं। तो 6/5, ठीक है, इसको ओम लिख रहे हैं तो ओम, तो 6/5, ठीक है। तो 6/5 अगर हम ले लिए तो एक और रेसिस्टेंस बचा हुआ है, मतलब अब आपके पास सर्किट कैसा हुआ, तो 6/5 ओम का सर्किट हुआ और दूसरा जो सर्किट है वो 1 ओम का सर्किट है, मतलब आपका सर्किट अब ऐसा हुआ। तो आप तो कह सकते हैं ना कि ये करंट आई जा रहा है तो इसमें भी करंट आई, दोनों क्या है सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा अब 6/5 प्लस 1 हो जाएगा, ये ओम में मतलब 11/5 ओम हो जाएगा, सिंपल। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकला, तो I जो वैल्यू लिखिएगा I इक्वल टू V इंटू R इक्विवेलेंट लिखिएगा, मतलब I का जो वैल्यू होगा V इक्वल गलती हो गया, V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट लिखिएगा। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट, V क्या लिखे थे 6 और R इक्विवेलेंट क्या लिखे हैं 11/5, मतलब ये ऊपर जाएगा तो 30/11 एम्पियर करंट होगा, कौन कैपिटल I। लेकिन अभी तक क्वेश्चन क्या निकालना था कि हम लोग को क्वेश्चन क्या है कि फाइंड करंट एंड रेसिस्टेंस, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेसिस्टेंस बोलिए या रेसिस्टर बोलिए, दोनों एक चीज नहीं है लेकिन मीनिंग एक निकलता है। फाइंड करंट एंड पोटेंशियल, हम इसमें तो करंट अब तो कैपिटल टोटल आई निकाले हैं ना, अभी आई नहीं निकला है, माइनस आई नहीं निकला है। तो अभी हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कौन सा 2 ओम रेसिस्टर, 2 ओम रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 3 ओम रेसिस्टेंस, 3 ओम रेसिस्टेंस मतलब क्या VA माइनस VB, इतना ही तो बात है, VA माइनस VB, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखिएगा, आपको तो पता है कैसे लिखते हैं, I इंटू पहला वाला 2 है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा I माइनस I और इंटू कितना लिखेंगे 3,
ठीक है, तो इसका मतलब जो हो गया 2i इज इक्वल टू 3i माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी 3i मतलब ये इधर आ जाएगा, तो 5i इक्वल टू 3 इंटू और कैपिटल आई हम लोग निकाल चुके हैं कितना 30/11। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 से, तो ये जो i निकलेगा वह कितना निकला 18/11 एम्पियर। यानी कि ये जो स्मॉल आई होगा वह कितना होगा, स्मॉल आई जो होगा वह होगा 18/11। थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हम गलती करते हैं। तो 2i हम चेक कर लेते हैं, 2 इंटू आई तो 2i, और इसमें करंट कितना है i माइनस 1 इंटू 3, तो i माइनस 1 मल्टीप्लाई किए, ठीक है, इधर गया तो प्लस हो गया 3 को 30/11 लिखे, 6 30 काटे, 18 काटे, ठीक है। अच्छा, अब i माइनस आई कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा i माइनस आई, तो i माइनस आई निकालिएगा यार, i तो निकाले हैं 30/11 और स्मॉल i कितना निकाले हैं 18/11, मतलब ये आई थिंक हो जाएगा 12/11, है ना मजेदार। यानी कि ये भी क्या होगा एम्पियर में होगा। एक बच गया, और क्या बच गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो VA माइनस VB निकालिए, किसी से भी निकाल लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, अभी प्रूफ हो जाएगा। आई का वैल्यू कितना लिए थे 18/2 नहीं 11 हो जाएगा। एक और बात, अब हम एक और तरीका से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, 3 इंटू आई माइनस आई निकाल सकते हैं। तो 3 इंटू आई माइनस आई कितना निकाले हैं 12/11, देख लो भाई 36/11, दोनों पोटेंशियल सेम आया, ये भी पोटेंशियल देखिए 36/11 दोनों आ गया। मतलब हम जो बोलते थे कि VA माइनस VB, एक और बात समझ लीजिए, अगर इसमें भी पोटेंशियल निकाल दीजिएगा तो इसका सम, दोनों का सम 6 हो जाएगा। देखिए कैसे, अब इसमें निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ohm रेसिस्टर। इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ohm रेसिस्टेंस कैसे निकाले हैं देखिए। तो इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल इसमें तो करंट I है, I इंटू 1 तो कितना हो गया 30/11, ये भी हो गया। ठीक है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं कुछ VC कर देते हैं, चलो VC कर दी, तो 30/11 वोल्ट। मतलब अब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अगर हम जोड़ दें, ठीक है ना, इसका नाम ऐसा करें ना कि इसको C कर दे, इसको D कर दे, तो ये हो जाएगा VC माइनस VD हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम पोटेंशियल जोड़ दे, अब कौन कौन जोड़े, जोड़ने की जगह कहाँ है, कहीं भी जोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर जोड़ देते हैं। VA माइनस VB प्लस VC माइनस VD कीजिएगा, तो हम अभी जोड़े नहीं हैं तब भी बता रहे हैं कि 6 वोल्ट आना चाहिए। अगर 6 वोल्ट नहीं आता है तो मेरा बनाया हुआ गलत है। ठीक है, देखते हैं चेक करके। VA माइनस VB कितना निकाले हैं 36/11, और उसमें कितना आया है 30/11, ये कितना हो गया 66/11, कितना आ गया, ये 6 वोल्ट आ गया। अगर ये 6 वोल्ट आ गया तो मेरा बनाया हुआ सही है। ठीक है, मतलब इसमें इतना सारा इंफॉर्मेशन है कि आप पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज कर सकते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन से पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी आप रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट क्वेश्चन बची है, इसको भी दिखा देते हैं। इसको बनाएंगे नहीं, आप लोग बनाइएगा, हम केवल समझा देते हैं। देखिए, इसमें रेसिस्टेंस जो लगा हुआ है, इसमें हम बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाने के साथ इसमें क्या है, इसमें बैटरी लगाते हैं, इसमें प्लस इसमें माइनस, इसमें से जो करंट जा रहा है ये करंट I कहलाएगा, ये करंट कितना कहलाएगा I माइनस I। तो देखिएगा, ये दोनों सीरीज कहलाएगा, क्योंकि दोनों में क्या है सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों सीरीज निकाल लीजिएगा। फिर इसका सीरीज और ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप, ये और ये पैरेलल, और फिर तीसरा में क्या कीजिएगा, सबको सीरीज कर दीजिएगा, तो फाइनल आंसर आपको आ जाएगा। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 5 मिनट में हम खत्म करेंगे आज का क्लास। 5 मिनट में क्या खत्म करेंगे, सर्किट एंड सिंबल। सिंबल बहुत आसान होता है ना, सिंबल कैसे
अगर कोई इस तरह से है तो कनेक्टिंग वायर, इसको ऐसे कोई रहेगा तो क्या बोलेंगे, इसको कनेक्टिंग वायर कहते हैं, कनेक्टिंग वायर। कोई अगर ऐसे रहे और यहाँ ज्वाइंट क्या रहे तो इसको बोलेंगे क्रॉस कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर क्रॉस बाय टचिंग, टच करके क्रॉस कर रहा है, बाय टचिंग। और कोई वायर अगर ऐसे होके दिखा दे तो बोलेंगे कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग, क्रॉसिंग विदाउट टचिंग, बिना टच किए हुए ये क्रॉस कर रहा है। ये तो है कनेक्टिंग वायर की बात। अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस सिंबल, है ना, ये रेसिस्टेंस का सिंबल है। और अगर आप ऐसे लिखते हो और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हो या ये ऐसे करके कोई ऐसे लगा देता है तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। कहीं भी एरो ऐसे दिख जाए ना उसको वेरिएबल लगा दीजिए, वेरिएबल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। या इसको रियोस्टेट भी कहते हैं, एक अलग नाम है रियोस्टेट, रियोस्टेट भी कहते हैं इसको। तो स्पेलिंग देख लेना, कभी गलती करते हैं। तो ये हो गया आपका। और इसमें बल्ब होता है ना, बल्ब का सिंबल तो सब लोग जानते होंगे, इस तरह से कुछ ऐसा रहेगा गोल से, तो ये बल्ब हो जाएगा। हाँ, एक और ये अगर बता चुके हैं कि अगर ये रहेगा तो ओपन, ठीक है, ओपन मतलब ऑफ, स्विच है ऑफ। अगर बीच में डॉट कर दिया तो क्या लिखिएगा, क्लोज, मतलब इसको क्या कीजिएगा, ऑन। ए लिखा हुआ है मीटर, ए लिखा रहेगा, गोल घेर देगा तो क्या बोलिएगा, मीटर। और भी लिख देगा तो क्या बोलिएगा, वोल्ट मीटर, भी बोल देगा तो क्या बोलिएगा, वोल्ट मीटर। तो ये सब चीज आप लोग देख लीजिएगा। सर्किट भी बता दिए हैं कि सर्किट में सीरीज होता है, पैरेलल होता है, मीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे और ईमानदारी से साथ दिए होंगे, तो आपका ये टॉपिक तक पहुंच गए हैं। अब इसमें बचा है कौन कौन, हीटिंग इफेक्ट और हाउस होल्ड, है ना। तो अगले प्रॉब्लम आप लोग हमको भेजिएगा, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ उसको भी लेकर के एक अलग वीडियो बना देंगे। इसमें हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा और आपका हाउस सर्किट आ जाएगा, कुछ पावर का भी जो रिलेशन है वो भी आ जाएगा और आप लोग का प्रॉब्लम आ जाएगा, कुछ और न्यूमेरिकल्स ऐड करेंगे। ओके, थैंक यू।